नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ तथ्य एंड ट्रुथ। एक बार फिर से हम एक और चुनावी रिजल्ट का एनालिसिस आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तथ्य एंड ट्रुथ पर हम आपको तथ्यों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस दशा में, किस दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से 5 राज्यों का चुनाव हुआ है जिनके नतीजे 4 मई को आने हैं। ऐसे में एक विशेष राज्य जिस पर न सिर्फ भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की नज़र बनी हुई है, उस राज्य के चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में हमने भी अपना डेटा, हमने भी अपना एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर रखा है और हम आज आपके साथ साझा करेंगे वो एनालिसिस रिपोर्ट। बिहार चुनाव में हमने आपको बहुत कुछ तथ्यों और उसके पीछे के जो पॉइंट्स थे उनको बताया था और समझाया था, और कहीं ना कहीं हमारे उस एनालिसिस में हमने जो चीज़ें आपसे बताई थी, जो फैक्ट्स आपसे शेयर किए थे, वो चुनावी रिजल्ट्स के बाद आपने देखे होंगे, जांचे होंगे, परखे होंगे। एक बार फिर से हम उस विशेष राज्य के चुनाव परिणाम के लिए अपनी एनालिसिस रिपोर्ट आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। चुनाव परिणाम बेशक 4 मई को आने हैं, लेकिन ऐसे में जब एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, उसमें मैंडेट की खबरें आप तक आ रही हैं, तब हम आपसे बात करेंगे तथ्यों की। हाँ, वो तथ्य जो चुनाव की दिशा को तय करते हैं, वो तथ्य जो ये बताते हैं किस पार्टी को क्लियर मैंडेट या फिर मैंडेट के आसपास कैसे रखा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने अपनी नज़र बना के रखी थी और वो विशेष राज्य है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु सारे विश्व के पॉलिटिकल लोग इस चुनाव पर नज़र गड़ा कर रखे हुए हैं। उसी पर नज़रें हमने भी बना कर रखी थी और संभवतः हमने जो एनालिसिस किया हुआ है उसके पीछे जो हमारे फैक्ट्स हैं वो आप तक हम पहुंचा सकेंगे और आपको बता सकेंगे कि 4 मई को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम जो भी होंगे उनके पीछे का जो तथ्य है वो यही होगा। एकदम सटीक तथ्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, समझिएगा, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने अपना जो एनालिसिस है वो किन बिंदुओं पर बनाया हुआ है। हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारी एनालिसिस रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो बेसिकली 4 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर रखी हैं और वो 4 तथ्य जो हैं वो हैं हमारे सर्वे के, हमारे एनालिसिस के, चुनावी परिणाम के ऊपर हमारा ये जो वीडियो है उसके जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें से पहला बिंदु आता है हेड टू हेड फाइट। मतलब भाजपा वर्सेस टीएमसी का जो हेड टू हेड फाइट है वो कहीं ना कहीं एक की प्लेयर है। ये आगे के वीडियो में हम आपको समझाएंगे। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, जी हाँ, पोलराइजेशन की जो राजनीति है वेस्ट बंगाल में, पोलराइजेशन के लिए दोनों पार्टियों ने जो चीज़ें अपनाई हैं और कितना पोलराइजेशन हुआ है, कौन सी पार्टी पोलराइज कितना कर पाई है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको आगे की वीडियो में हम बताएंगे। नंबर 3 पे हम आएंगे वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और वोट शेयर। पिछले चुनाव में क्या वोट शेयर रहा था और अप्रत्याशित रूप से इस चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है वो चुनाव को किस ओर लेके जा रहा है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अंत तक देखना जरूरी है और समझना और जानना भी ज़रूरी है, वो है केंद्रीय जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का कितनी सक्रियता रही, ईसीआई का क्या रोल रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को कितना झोंका है वेस्ट बंगाल के चुनाव में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों, किस लिए और काहे, ये जो सवाल है वो आपको समझने पड़ेंगे। ये एक बंगाल का चुनाव मात्र नहीं है, कहीं ना कहीं जब आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको हम बहुत कुछ समझा पाएंगे और आपको निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। तो बने रहिएगा और हम आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को साझा करते हैं। किसी भी राज्य का चुनाव अगर आपको समझना है किस दशा में, किस दिशा में गया होगा, क्या पोलराइजेशन हुआ वहाँ पे, किस तरीके की राजनीति हुई है, वहाँ वोट शेयर कैसा रहा, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझनी होती हैं। नंबर 1, पिछला चुनाव
नंबर 2, वहाँ की डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? आज की डेट में अगर आपको किसी राज्य के चुनाव का सर्वेक्षण करना है या चुनाव के नतीजों को जानना या समझना है, उसके वोटिंग का पैटर्न जानना है, तो आपको वहाँ की डेमोग्राफी के साथ साथ आपको उस राज्य के पिछले चुनावों को भी रिव्यू करना पड़ता है। ऐसे ही हमने किया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिहार की डेमोग्राफी से। बंगाल की डेमोग्राफी से शुरुआत करेंगे। बिहार इसलिए बार बार आता है मुंह में कि बिहार पे हमने पहला वीडियो बनाया था, जो मेरे जीवन का पहला पॉलिटिकल एनालिसिस टाइप का वीडियो था। दूसरा वीडियो बंगाल पे आया है और बिहार और बंगाल एक दूसरे को रिलेट करते हैं बोलने में, तो इसलिए बिहार मुंह में आता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की डेमोग्राफी कुछ ऐसी रही है कि बंगाल का 2216 किलोमीटर का जो सीमावर्ती इलाका, जैसे हम जानते हैं कि ये एक सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश को टच करता हुआ राज्य है, और यहाँ जो सीमाएं हैं वो ज़्यादातर अपनी जो देश की सीमा है वो बांग्लादेश को 2216 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। बंगाल अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए है। बंगाल भारत की प्राचीनता को, संप्रभुता को अपने आप में बहुत कुछ समेट के रखता है। पहले ट्राम अगर बात कर लें, या फिर हम बात करेंगे पहले अखबार की, या फिर हम बात करेंगे सबसे पुराने कॉफ़ी हाउस की, या फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में बने उन इमारतों की, बहुत कुछ अपने आप में बंगाल ने अपने अंदर समेट के रखा है। तो शुरुआत करते हैं 2021 में हुए चुनावों में क्या रिज़ल्ट रहा था, उन चुनावों में क्या किस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा था, उससे बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव बंगाल में हुए थे, पश्चिम बंगाल में हुए थे, उसमें लगभग 7.3 करोड़ वोटर्स टोटल सम्मिलित हुए थे। इसके आसपास ही रही होगी संख्या, और जिसमें से कि 82% लोगों ने मतदान किया था। वहाँ पे टीएमसी को क्लियर मैंडेट आया था। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का पोलराइजेशन और हिंदी भाषी लोगों का पोलराइजेशन टीएमसी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया था। लोकल लीडरशिप ने काम किया था, जिसका नतीजा था कि टीएमसी को 215 सीटें प्राप्त हुई थी। 148 सीटें चाहिए होती हैं क्लियर मैंडेट के लिए। 294 सीटों में से 215 सीटें टीएमसी लेकर आती है, लेकिन बीजेपी ने भी अप्रत्याशित परफॉर्मेंस किया था। सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई थी, मात्र 2 सीटों के आसपास थी उसके पहले के चुनाव में। 2021 में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। 48% वोट शेयर टीएमसी को था, 38% का वोट शेयर बीजेपी को था, और बाकी बचे हुए में लेफ्ट थे। लेफ्ट को 1 सीट मिली थी, 1 सीट इंडिपेंडेंट ने जीती थी। मतलब लेफ्ट खत्म, इंडिपेंडेंट खत्म, कांग्रेस खत्म, कोई मायने नहीं रखती थी। 2021 के चुनावों में ही हेड टू हेड फाइट थी, और जब अब हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये फाइट और भी क्लियर हेड टू हेड ही है। इन सबको समझते हुए अब आपको और भी चीज़ों को हम परत दर परत खोल के बताते हैं। जब बात होगी बंगाल के डेमोग्राफी की, तो कहीं ना कहीं बंगाल की डेमोग्राफी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही स्थिर डेमोग्राफी रही है। 70% के आसपास हिंदू, लगभग 27 से 29% के आसपास मुस्लिम आबादी। लेकिन हिंदुओं में कंट्राडिक्शन है, हिंदुओं में बिखराव है। हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी के नाम पर हिंदू अलग हैं, लेकिन ये अर्बन एरियाज़ में है। अगर आप यही चीज़ें वहाँ के रूरल एरियाज़ में चले जाएं या फिर बॉर्डर के एरियाज़ में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हिंदू और हिंदू के नाम पे पोलराइज भी होते हैं। 2021 में जिसका बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, बीजेपी को अच्छा खासा फ़ायदा मिला था, वो पैटर्न बीजेपी ने इस चुनाव में भी फॉलो किया है। और मैंडेट किधर जा रहा है, ये सब कुछ इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। 7.3 करोड़ की आबादी वोटर्स के हिसाब से दर्ज की गई थी पिछले चुनाव में 2021 में। इस बार 7.6 के आसपास दर्ज की गई है। SIR में बहुत से वोट्स जो फेक वोट थे उसको वेरीफाई करके उसको हटाया गया। उसके बावजूद ये 25 से 35 लाख नए वोटर्स ऐड हुए हैं। ये यूथ वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं। ये जिधर जाएंगे वो बहुत कुछ दिशा बदल देंगे चुनाव की। उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है ये आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे, बने रहिएगा।
कि जो भी रिजल्ट 4 मई को आने वाले हैं उसके पीछे का सही तथ्य क्या है, किन तथ्यों पर चुनाव हुआ है, इस चुनाव के बैकग्राउंड में पार्टियों ने क्या क्या अपने एजेंडे, क्या क्या उन्होंने अपनी टैक्टिक्स अपनाई है, उन सब पे हमने नज़र बना के रखी है। एग्जिट पोल्स देना हमारा काम नहीं है। एग्जिट पोल आ रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, चाणक्य ये वो आपने देखा है, उसमें क्लियर मैंडेट बीजेपी को दिखाया जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी क्लियर मैंडेट नहीं पा रही है, लेकिन आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि अगर क्लियर मैंडेट बीजेपी या फिर टीएमसी को मिलता है तो क्यों मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, या फिर मैंडेट के आसपास पार्टियां भटक रही हैं तो वो आंकड़ा क्या है, वो आकलन क्या है, वो सारा आकलन हमने आपके लिए तैयार करके रखा है। हमारी महीनों की मेहनत है। हमने भी मीडिया हाउस के रिपोर्ट्स ग्राउंड पे भी काम किया है इस रिपोर्ट को बनाने में, तो आप बने रहिए, हम आपसे साझा करते हैं आगे की चीज़ें। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि हमने अपने चुनावी एनालिसिस को 4 पार्ट्स में बांट रखा है। जी हाँ, अब उन 4 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट जो हम उठाएंगे वो है भाजपा और टीएमसी की हेड टू हेड फाइट, सीधी लड़ाई। टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जैसा कि पिछले चुनाव में भी देखा था कि बीजेपी को पोलराइजेशन का लाभ मिला, हिंदू वोटर्स पोलराइज हुए, हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी में कुछ बिखराव था, जिसकी वजह से टीएमसी मैंडेट से काफ़ी दूर चली गई, मैंडेट से काफ़ी ऊपर चली गई। दूर का मतलब ये मत समझिएगा, मैंडेट के ऊपर की तरफ, आगे की तरफ 215 सीटें लेकर आई थी। और बीजेपी ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत सी सीटों पे मार्जिनल लड़ाई थी और उसके बावजूद बीजेपी को लगभग नहीं 77 सीटें मिली थी। तो बीजेपी का वो ग्रोइंग फेज था और अपनी उन गलतियों से सीखकर बीजेपी इस बार आगे बढ़ी है। हेड टू हेड फाइट होना एक बहुत अहम मुद्दा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे निर्भर करता है चुनाव परिणाम। ये हेड टू हेड फाइट का ही नतीजा होगा कि जो भी वोट्स हैं, माइनॉरिटी वोटर्स वो टीएमसी के साथ जा रहे हैं, हिंदू वोटर्स उसमें कुछ बिखराव ज़रूर है, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, बाहरी बना बंगाली, इन सब के बिखराव के बावजूद भी बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। और ख़ास करके बंगाल से सटे हुए देश, बंगाल जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, उसकी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश को टच करती हैं। बांग्लादेश में जो तख्त पलट हुआ वहाँ पे उसके बाद हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी उसका असर कहीं ना कहीं बंगाल पर पड़ा है, पूरे भारत पर पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर उस चीज़ को लेकर रोष था, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भुनाया है और उसका कुछ इफेक्ट देखने को बंगाल में मिला था, छोटा ही सही मगर मिला था, क्योंकि विरोध काफ़ी ज़्यादा था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर बंगाल के लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र थे और वो पोलराइजेशन का एक अलग लेवल लेके गया है इस बार चुनाव में। तो भाजपा चुनाव टीएमसी से डायरेक्ट लड़ रही है। टीएमसी और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट में टीएमसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि माइनॉरिटी का थोक वोट वो टीएमसी को ही जा रहा है। इसमें कोई ओवैसी, कोई हुमायूं कबीर या कांग्रेस या लेफ्ट ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। माइनॉरिटी को पता है उनका एंटी बीजेपी माइंडसेट और उन्हें पता है कि बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना है तो टीएमसी ही हमारे ऑप्शन में है। तो थोक वो जो लगभग 25% का एक वोट है वो थोक में टीएमसी को जा रहा है। ये टीएमसी के लिए एक बहुत मजबूत पॉइंट है। 25% वोट शेयर के साथ अगर आप किसी भी चुनाव में जाते हैं, एक बड़ा वोट बैंक लेकर आप उतरते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं टीएमसी का जो मजबूत बिंदु है वो है वहाँ का लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व और जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पे महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली हैं, वो योजनाएं कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो ममता बनर्जी एक वो चेहरा है जो महिला राजनीति को बढ़ावा देती हैं, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं का जो
वोट है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है इन चुनाव में। जैसा हमने देखा है कि वहाँ की जो टीएमसी सांसद हैं शयोनी घोष, उनको एक तरीके से फायर ब्रांड स्टार प्रचारक के तौर पे ममता बनर्जी ने किस तरह से इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं यूथ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, साथ में महिला वोटर्स को तो अट्रैक्ट कर ही रही थी। हालांकि उनके कुछ बयानों से हिंदुओं में पोलराइजेशन का परसेंटेज बढ़ा है। तो टीएमसी अपने एजेंडे में क्लियर थी, उन्हें पता था कि माइनॉरिटी का वोट हमें थोक में मिलने वाला है, उन्हें हिंदू डिवीज़न वोट्स चाहिए थे। उसके लिए उनकी जो चाल थी, उनकी जो टैक्टिस थी, वो थी मतलब बंगाली वर्सेस बाहरी। उनकी जो टैक्टिस थी हिंदी भाषी बांग्ला भाषी, ये कहीं ना कहीं काम की है, कुछ हद तक सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी ने भी एक बड़ा पलटवार किया। शुरुआत में बीजेपी की जो कोर लीडरशिप है, जो केंद्रीय नेतृत्व इनका माना जाता है, सारे बड़े लीडर्स बंगाल में समय समय पर रैली चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये डिवीज़न जो हिंदू वोटर्स में हो रहा था, उस टाइम पे सटीक समय पे एंट्री करा दी जाती है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, जो कि एक ओपनर का रोल अदा करते थे बाकी चुनाव में, इस बार फिनिशर के रूप में देखे जा रहे थे और गजब का परफॉर्मेंस दिया है योगी आदित्यनाथ ने। बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए वो फिनिशर का रोल अदा किया है जो कि टीम इंडिया में कभी महेंद्र सिंह धोनी अदा करते थे। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, अगर हम कह लें बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए कोई महेंद्र सिंह धोनी साबित होगा तो ये होंगे योगी आदित्यनाथ। जब योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है तो उनका वो बयान कि यहाँ पर बांग्ला ही बोली जाएगी, बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ की इस एंट्री ने कहीं ना कहीं बीजेपी को संजीवनी दे दी। वो संजीवनी दे दी, ना सिर्फ बीजेपी को संजीवनी दे दी, बल्कि उनके पोलराइजेशन के एजेंडे को संजीवनी देने का काम किया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने हिंदू वोटर्स में वो जान फूंक दी, हिंदू वोट बैंक में वो जान फूंक दी जो बीजेपी को चाहिए थी। जहाँ भी योगी आदित्यनाथ रैलियों के लिए गए वहाँ कुर्सियाँ खाली नहीं थी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ये नकारा नहीं जा सकता है। जो पोलराइजेशन कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम जिसमें हो रहा था टीएमसी की तरफ से, उसमें योगी आदित्यनाथ ने उस लूप होल को अपनी एंट्री के बाद बंद कर दिया, एकदम से सड़क से उसमें ताला लगा दिया और वो लूप होल बंद हो गया। तो योगी आदित्यनाथ का भी रोल बहुत ही अहम था चुनाव में। इसके साथ साथ ही जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी के लिए जितना अहम बंगाल का चुनाव था, उससे कहीं ज़्यादा अहम बतौर प्रधानमंत्री, बतौर देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए भी ये चुनाव था। जी हाँ, मैंने अपने वीडियो में पहले ही कहा था कि बंगाल का 2216 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। बांग्लादेश में विगत वर्ष हुए तख्त पलट ने बहुत कुछ दिखा दिया और विश्व पटल पर जिस तरह की अस्थिरता बनी हुई है, कभी यूक्रेन रसिया का उठा के देखिए, ईरान अमेरिका का उठा के देखिए, इजराइल फ़लस्तीन का उठाकर देखिए, और आज की डेट में जो भी अस्थिरता बनी हुई है, कब किस कंट्री के साथ किसके हालात बिगड़ जाएं, ये छुपा नहीं हुआ है। और शेख हसीना का भारत आना, वहाँ से उनको यहाँ पे एक तरीके से संरक्षण मिलना, वो मौजूदा वहाँ के पॉलिटिकल लोग और मौजूदा वहाँ की सरकार को नागवारा गुजरा था। और उस चीज़ का डिप्लोमेटिक लाभ सबसे पहले चाइना ने उठाया। और चाइना हमेशा से इंडिया के लिए कैसी सोच रखता है, ये इंडिया के लोगों को पता है अच्छी तरीके से। ये जो बाउंड्रीज शेयर करता है बंगाल,
वो भारत की संप्रभुता, भारत की सिक्योरिटी को अफेक्ट पहुंचा सकता है भविष्य में। उन सबको देखते हुए इंटरपोल की रिपोर्ट्स और जितनी भी अपनी नेशनल एजेंसीज हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स सरकार को मिल रही थी उस पर काम करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी सोच बना रखी है कि उनको बंगाल में एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनके सपोर्ट में हो, जो उनके होल्ड पे चले। और ये बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सामंजस्य है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन घुसपैठ की घटनाएं, आए दिन बंगाल में रिलीजियस चीज़ों को लेकर घटनाएं, आए दिन तस्करी के मुद्दे, बांग्लादेश से चीज़ों की तस्करी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो निकट भविष्य में भारत के लिए एज ए कंट्री बहुत बड़ा खतरा हो सकती थी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने एक अलग से स्ट्रेटजी ही बना ली। उन्हें हर हालत में बंगाल में एज ए गवर्नमेंट होल्ड चाहिए, एज ए गवर्नमेंट एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर डेवलप करना था। और इसलिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज़ का इस बंगाल चुनाव में जिस तरह से प्रेजेंस रहा है वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उस प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये जो चुनाव में अप्रत्याशित वोटिंग हुई है, खास करके फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है वो 94% के आसपास वोटिंग हुई है। उन 94% वोटिंग में अगर आप उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर बॉर्डर के ही एरियाज़ थे। जी हाँ, वही एरियाज जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ करते थे वहीं पे ठीक ठाक वोटिंग हुई है। और उन इलाकों से अक्सर निकल कर आता था कि हिंदू वोटर्स को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और सेंट्रल एजेंसीज ने वहाँ जो काम किया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले 5 वर्षों से वहाँ पे जो काम किया उसका नतीजा था कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स घर से निकले हैं, वोटिंग किए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा वो सिर्फ बीजेपी के ही फेवर का था। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोटर्स में भी ये भय था एंटी बीजेपी माइंडसेट होने की वजह से कि कहीं बीजेपी क्लियर मैंडेट से गवर्नमेंट में ना आ जाए, इसलिए उनके वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी हाई रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग उन्होंने की है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। यूपी के लखनऊ में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, एक तबका जो है लेबर का, वो यहाँ पे काम करने वाला वो रहता है। यहाँ पे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें आपको बंगाल की लेबर्स बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। जब मैंने वहाँ पे जाके जानना और समझना चाहा तो पता लगता है कि 1 महीने पहले ही ये सब पलायन कर चुके थे। इनके बीच में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि अगर इस चुनाव में हम वोट नहीं देते हैं तो हमारी नागरिकता को खतरा है। ऐसे मैसेज सर्कुलेट करके सारे माइनॉरिटी वोटर्स को वापस बंगाल बुलाना, उनसे वोटिंग करवाना, ये भी फैक्ट रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन तो टीएमसी का भी बढ़ा है। इसलिए नतीजे बहुत ही हेड टू हेड हैं। मतलब मार्जिन की लड़ाई जो है 35 से 40% सीटें ऐसी होंगी जहाँ पे 5000 वोट या उससे कम के वोट्स की फाइट है, जहाँ पे मात्र 5000 वोट की लड़ाई बची हुई है। 35 से 40% सीटें ऐसी हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 70, 80 या फिर 90 सीटों पे ऐसी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी जो हेड टू हेड है टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और इतनी क्लोज फाइट है कि वो बहुत बड़ा डिसाइडर बनने वाली है इस चुनाव में मैंडेट किसकी तरफ जा रहा है। अब हम आते हैं अपने तीसरे मुद्दे पे। जैसा कि अपने वीडियो के पहले ही हमने बताया था कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना। 82% मतदान हुआ था 2021 के चुनाव में, और इस बार ओवरऑल अगर हम बात करेंगे वोटिंग की तो वो 92 से 94% के बीच रही है। पहले फेज़ में 94% हुई है, सेकेंड फेज़ में 91% के आसपास हुआ है, तो ओवरऑल 92% वोटिंग हुई है। 10% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अब ये 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है,
बीजेपी को 10% के आसपास पिछड़ता हुआ हमने 2021 में देखा था। अगर हम ये मानते हैं कि ये 10% बीजेपी की तरफ गया है और वो 25 से 30 लाख जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, अगर वहाँ पे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो जो आप एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जो दिखाए जा रहे हैं वो कोई गलत नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि हम एग्जिट पोल पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम फैक्ट्स पे बात करने वाले लोग हैं, हम फैक्ट्स को बताने वाले लोग हैं, तो हम आपको बताएंगे कि ये 10% का वोट शेयर जो भी वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो एक तरफा बीजेपी को नहीं जा सकता, या किसी को भी ऐसा कोई मानक ही नहीं है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में जो भी परसेंटेज बढ़ता है टोटल एक ही पार्टी को या एक ही दल को चला जाए, ये कोई मानक तय ही नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसमें वोट शेयर जो बढ़ा है उसमें टीएमसी का भी है, और उसका वो जो मैंने बताया आपसे कि माइनॉरिटीज़ जो थोक वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं टीएमसी के, उनके अंदर का जो भय था, जिस भय से उन्होंने वोट अपना जाया नहीं किया है, वो भी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ है, अगर ये माइनॉरिटीज़ 5% इंक्रीज़ अगर इसमें से माइनॉरिटीज़ का है और 5%, तो फिर ये हेड टू हेड 50-50 की फाइट, मतलब बराबर की लड़ाई है हमारे हिसाब से। और 25 से 35% यूथ या न्यू कमर्स या फिर कह लें फर्स्ट टाइम वोटर्स, वही है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ी मार्जिन से विन होना कुछ ही सीटों पे संभव है, एकदम कांटे की लड़ाई है। एग्जिट पोल के हिसाब से किसी भी पार्टी को हम नहीं कहते हैं कि क्लियर मैंडेट एकदम 100% सर्टेनिटी के साथ मिल रहा है। हाँ, लेकिन मैंडेट के आसपास दोनों पार्टियां भटक रही हैं। मैंडेट के 10 सीट आगे पीछे दोनों ही पार्टियां भटक रही हैं। टीएमसी पिछला परफॉर्मेंस नहीं दोहराएगी, ये क्लियर कट है। हम फिर से बता रहे हैं, टीएमसी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, टीएमसी 2021 का चुनाव परिणाम नहीं दोहराएगी, लॉस तय है। बीजेपी बढ़त इसलिए से अच्छा परफॉर्म करेगी, 100% कुछ अच्छा ही बीजेपी का होगा, कुछ नहीं बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन टीएमसी का ये तय है कि टीएमसी पिछले चुनाव से इस चुनाव में नुकसान पे ही है, बड़े नुकसान की भी संभावना है, वो चार को आप देखेंगे। लेकिन हम जो तथ्य पे बात कर रहे हैं, आप इसे समझेंगे तो आपको आज ही समझ में आएगा कि नुकसान और फ़ायदा टीएमसी का कितना हो सकता है, बीजेपी को फ़ायदा कितना हो सकता है। आखिरी जो हमारा सबसे अहम और आखिरी जो पॉइंट है वो केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और केंद्रीय एजेंसीज का इस चुनाव में इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, सेंट्रल एजेंसीज का इस चुनाव में जो इन्वॉल्वमेंट रहा, जिस तरह से रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री ये चाहता है कि वेस्ट बंगाल में जो सरकार बने वो या तो उसकी पार्टी की सरकार हो, या फिर यूं कह लें कि जो बतौर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर हम देखेंगे तो इस राष्ट्र की संप्रभुता और रक्षा के लिए बंगाल में उनके होल्ड की गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। ऐसा इंटेल रिपोर्ट्स आती रही हैं बीच बीच में कि कहीं ना कहीं चाइना जो है बांग्लादेश की पीठ थपथपाता रहता है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जग जाहिर हैं, विश्व पटल पर जो भी अस्थिरता बनी हुई है वो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो तख्त पलट हुआ, उस समय भी भारत में कुछ ना कुछ अस्थिरता बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें लोग सफल नहीं हुए। लेकिन ये सब अभी स्थिर नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक लालच के लिए जिस तरह से करती आई है माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट, और समय समय पर वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ में घुसपैठ की जो चीज़ें देखने को मिली, तस्करी से लेके जो चीज़ें निकल कर आती हैं न्यूज़ में, हिंदू वोटर्स को कहीं ना कहीं जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे भय व्याप्त था। इसकी वजह से जो है सेंट्रल सिक्योरिटीज़ ने काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और उन्होंने कहीं ना कहीं एक भयमुक्त वातावरण दिया है। उसका भी रीज़न है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मैंने कहा कि माइनॉरिटीज़ का 2-3% अगर वोट बढ़ा है, इस डर से कि कहीं ना कहीं वोट ना देने पे हमारा वोटिंग का अधिकार चला जाएगा या फिर नागरिकता नहीं रह जाएगी या फिर बीजेपी आ सकती है, तो 5 से 7% जो वोट बढ़ा है वो उन लोगों का वोट है जो
टीएमसी के लोगों के डर से वोट ही डालने नहीं निकलते। तो वो फैक्टर बहुत बड़ा रहा है और केंद्रीय एजेंसीज एनआईए जैसी एजेंसीज का प्रेजेंस बंगाल चुनाव में रहना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता था कि किसी भी हद पे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जो कि बॉर्डर से सिक्योरिटी, बांग्लादेश के बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है, इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं रिबिल्ड कर सके और पड़ोसी देशों से जो खतरे की एक आहट मिल रही है उसको रोका जा सके। इसलिए सेंट्रल सिक्योरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में कुछ तो ऐसा है जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बंगाल चुनाव न सिर्फ बतौर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तौर पे, बल्कि बतौर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पे भी इन दोनों व्यक्तियों के लिए बहुत ही अहम है। और पूरी ताकत झोंक दी है इन लोगों ने, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, सब कुछ दांव पे लगा रखा है। कहीं ना कहीं अगर बंगाल में बीजेपी किसी कारणवश नहीं सरकार बना पाती है तो निकट भविष्य में बंगाल में कुछ भी संभव हो सकता है। बंगाल में अगर संभावनाएं बनती हैं तो इमरजेंसी भी लग सकती है और इस देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वो चाहेगा कि वहाँ पे एक ऐसी सरकार हो जिसके साथ उनका सामंजस्य अच्छा हो, जिससे नेशनल सिक्योरिटी रिबिल्ड हो सके, जिससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सके और निकट भविष्य में जिस तरह से विश्व में घटनाक्रम निकल के आ रहे हैं ऐसा कुछ भारत के साथ ना हो और बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब हम अगर बात करेंगे चुनावी नतीजों की तो हम आपसे क्लियर कट बताना चाहेंगे, मेरी एनालिसिस के हिसाब से दोनों ही पार्टियां हेड टू हेड फाइट करती नज़र आ रही हैं। दोनों पार्टियां क्लियर मैंडेट से 10 से 15 सीट आगे पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन वो जो अप्रत्याशित वोटिंग हुई है 94% का जो फर्स्ट फेज़ में, 92% का सेकंड फेज़ में, जिसमें फर्स्ट फेज़ में ज़्यादातर सीमावर्ती और ग्रामीण इलाके थे, वहाँ भाजपा के वोट भाजपा के लिए अच्छा माना जाता रहा है। वहाँ पे जो वोट बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाएंगे और जो ये पोलराइजेशन का काम था जिसमें टीएमसी ने जो अपना टैक्टिस जो अपनाई थी, बंगाली मतलब बांग्ला भाषी वर्सेस हिंदी भाषी का जो डिवीज़न उन्होंने क्रिएट करना चाहा था, कुछ हद तक वो भी सफल रहे हैं। इसलिए बहुत क्लोज फाइट है, क्लियर मैंडेट के ही आसपास लोग दिख रहे हैं। ये चुनाव 200 पार का कुछ भी नज़र नहीं आता। मेरे हिसाब से चुनाव में 200 या 200 से पार जाने की संभावनाएं बहुत कम है किसी भी पार्टी की। हाँ, मैंडेट क्लियर होगा ये स्पष्ट है। जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 2021 की चुनाव परफॉर्मेंस जो रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक पोटास देने का काम की थी, जिसको बीजेपी ने और बेहतर किया है। काफ़ी और बेहतरी की तरफ ही बीजेपी बढ़ी है और उसने इस बार और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अपनी पूरी रणनीति पिछले 5 सालों से बना कर रखी थी, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। बीजेपी के लिए बहुत चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क करती दिख रही हैं। टीएमसी के लिए भी कुछ चीज़ें वर्किंग हैं, जैसा कि वो बाहरी बनाम बंगाली या फिर कह लें कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी, ये सब हिंदू वोटों को डिवीज़न करने में कहीं ना कहीं टीएमसी सफल रही है। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि दोनों ही पार्टी मैंडेट के आसपास बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में है। किसी भी की भी सरकार बन सकती है। स्पष्ट नहीं कह सकते कि यही पार्टी मैंडेट लेके आ सकती है, क्योंकि 10% का वोटिंग बढ़ी है, 10% के आसपास वोटिंग बढ़ गई है और पिछली बार 82%, इस बार टोटल ओवरऑल 92% के आसपास वोटिंग हुई है। 25 से 35 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स ऐड ऑन हुए हैं। यूथ एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो ऐसे में एकदम क्लियर बात हम नहीं कर सकते कि किसको मैंडेट जा रहा है,
और एग्जिट पोल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप आने वाले 1-2 दिनों में देखेंगे ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर टीएमसी के लोग रोड पे दिखेंगे, काफ़ी कुछ बवाल मचेगा, हंगामा मचता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है सबके मन में। एग्जिट पोल ने एक अजीब सा माहौल बना दिया है, लोगों के मन में महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई कि अरे ये क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जिट पोल है अगर वो सच भी होता है तो आप मानिए कि मैंने जो तथ्य बताए हैं वो तथ्यों को आप रिव्यू कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जिट पोल एक्चुअल में क्या था। और अगर एग्जिट पोल को सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारे फैक्ट्स एकदम सही साबित होंगे। वो फैक्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हैं, वो फैक्ट जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर है। तो टीएमसी के लिए जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज प्लस पॉइंट है। टीएमसी के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी वोट थोक में आए हैं, उनमें कुछ % की वृद्धि भी हुई है। जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि इसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, आपका बीरभूमि, साउथ 24 परगना, ये टोटल जो एरिया है ये टीएमसी के लिए अच्छा था, जिसमें 85 सीटें थी पिछली बार, जिसमें से 75 सीटें मिली थी टीएमसी को, लेकिन इस बार ये सीटें घटेंगी। ये स्पष्ट हम आपको बता रहे हैं, ये सीटें घटेंगी। 75 सीटें तो यहाँ से नहीं आने वाली हैं। यहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्म की है। उसके बाद अर्बन एरियाज में चले जाइए तो कोलकाता, नॉर्थ परगना आपका ले लीजिए, और हावड़ा है यहाँ पे जो अर्बन एरिया माना जाता है, जिसमें ममता बनर्जी का अपना खुद का बनाया हुआ गढ़ है। उसमें उनके खुद के बनाए हुए माइंडसेट से के लोग रहते हैं, बंगाली भाषी, बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी बनाम बांग्ला भाषी, तो ये सब माइंडसेट भी काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है टीएमसी। लेकिन इस बार हिंदू पोलराइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा पीछे हुई हैं और यहाँ पे भी नुकसान होता हुआ टीएमसी को दिख रहा है। बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग था पिछली बार वो इस बार भी स्ट्रॉन्ग है। दार्जिलिंग आपका ले लीजिए, जलपाईगुड़ी ले लीजिए, कूच बिहार ले लीजिए, पुरुलिया ले लीजिए, ये जो एरियाज हैं ये बॉर्डर एरियाज ले लीजिए, रूरल एरियाज ले लीजिए, यहाँ पे बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला है, जिसमें गोरखा वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं और ट्राइबल वोटर्स हैं। ये सब बीजेपी के लिए अच्छा काम किए हैं, बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं ये फैक्ट्स। तो ये बीजेपी को ये और प्लस करने का काम करेंगे। स्विंग डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे माहौल बदल गया है वो ही है की फैक्टर्स, वो भी बहुत बड़ा मायने रखेंगे। जहाँ पे जो पिछली बार से इस बार परिवर्तन होने के चांसेस हैं उसमें है नादिया है, आपका हुगली है, ईस्ट मिदनापुर, ये स्विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मिक्स पॉपुलेशन एरियाज जितने भी हैं यहाँ पे हेड टू हेड फाइट में कुछ भी हो सकता है। 2000, 1500, 3000, 4000 वोट की लड़ाई है, यहाँ पे कोई भी पार्टी जीत सकती है। क्लियरली कोई नहीं बता सकता कि इस पार्टी का ये कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है। तो ये बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है और बीजेपी के लिए प्लस है, टीएमसी के लिए माइनस है। कहीं ना कहीं टीएमसी का लॉस कंफर्म है, बीजेपी कहीं ना कहीं प्लस में जा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। टीएमसी गवर्नमेंट बना सकती है, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन लॉस के साथ। शायद वो स्थिर सरकार जो चाहिए वो टीएमसी नहीं बना पाएगी। अगर सरकार बनती भी है तो फिर आप जानते हैं कि एक स्थिर सरकार होने के लिए पूर्ण बहुमत से कुछ संख्या ज़्यादा होना एक स्थिर सरकार आज की डेट में हम नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा है कि राघव चड्ढा 7 सांसदों को लेकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, ऐसे ही कब कौन कहाँ शामिल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जिस तरह से हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट को बंगाल चाहिए ही चाहिए, उस लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में, निकट भविष्य में अगर टीएमसी गवर्नमेंट बना भी लेती है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी मतलब हो सकता है। हम कह सकते हैं कि कश्मीर के पैटर्न पे भी हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब हम क्या जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो हम आपको बहुत ही स्पष्ट बताना चाहेंगे कि टीएमसी गवर्नमेंट बनाएगी भी तो एक बड़े नुकसान के साथ गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बना के रखेगी। और
अंत में जब हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जो कि एक रूट ग्रोन मतलब कि जड़ से जुड़ी हुई नेता है, जिन्होंने लेफ्ट को ख़त्म कर दिया, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की राजनीति को ख़त्म कर दिया, उसमें उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा असहज महसूस करती हुई दिखी हैं। और वो असहजता हमें बताती है कि बीजेपी कुछ अच्छा करने वाली है। बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी जैसी लीडर अगर असहज महसूस कर रही है तो फिर आप समझिए कि ये मैंडेट किसकी ओर जा रहा है। बाकी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और एनालिसिस के साथ, किसी और मुद्दे पे।